सबसे पहले हम बात करेंगे सेमाइनल वेसाइकिल की। याद रखिएगा, जो भी ह्यूमन का इजैकुलेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है सेमाइनल वेसाइकिल का होता है। 60 to 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो सेमाइनल वेसाइकिल का होता है। और याद रखिएगा ये वन पेयर होता है, और सेमाइनल वेसाइकिल से जो फ्लूइड निकलता है उसको सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं। विस्कस है, चिपचिपा है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आर पार दिखाई दे सकता है, जेली लाइक है। इसके अंदर फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइट्रेट है, इनोसिटोल है। मैं बात कर रहा हूं सेमाइनल वेसाइकिल की। सेमाइनल वेसाइकिल पेयर्ड होता है, सेमाइनल फ्लूइड निकलता है। इसका जो पीएच है वो 7.2 टू 7.3। याद रखिएगा 7.2 टू 7.3। ऐसे कोई तुक्का मार रहा हो 7.2 ही मारना। जो पीएच सेमाइनल वेसाइकिल का है वही पीएच कॉपर्स ग्लैंड का है, 7.2 टू 7.3। एक लगाना 7.2 लगाना। सेमाइनल वेसाइकिल डोर्सो वेंट्रल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सो वेंट्रल साइड पे है, जबकि प्रोस्टेट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। गेट इट? ये मैं यूरिनरी ब्लैडर रट लिया तो क्या मार दे? नहीं भाई, डोर्सो वेंट्रल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अगर देगा सेमाइनल वेसाइकिल लगाओगे, और बिलो यूरिनरी ब्लैडर देगा तो प्रोस्टेट लगाओगे। और लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड ओपन्स इनटू पेनाइल यूरेथ्रा। मैं बात कर रहा हूं कॉपर्स ग्लैंड की। कॉपर्स ग्लैंड जो पेनिस के बेस पे होता है ये वन पेयर होता है, और सबसे कम सिक्रीशन कॉपर्स का होता है। जब मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है तो इंटरकोर्स के पहले ये 2 ड्रॉप मैक्सिमम निकलता है, लेस देन 1% ऑफ टोटल सीमेन। वाटरी स्लाइमी विस्कस होता है। इसका क्या काम होता है? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और कहीं ना कहीं प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू पेनिस फॉर क्वाइटस। फीमेल के वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होता, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वेजाइना ड्राई होने लगता है, तो उस ड्राई होते हुए वेजाइना को लुब्रिकेट करने में गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो कॉपर्स ग्लैंड पूछा गया है। इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान रखना, प्रोस्टेट इकलौता अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। सेमाइनल वेसाइकिल पेयर्ड, कॉपर्स ग्लैंड पेयर्ड, बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड, प्रोस्टेट क्या है? अनपेयर्ड। मिल्की थिक जेली लाइक सिक्रीशन प्रोस्टेट का होता है। 30% ऑफ टोटल सीमेन प्रोस्टेट से आता है। प्रोस्टेट में 5 लोब होते हैं, इसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, साइट्रिक एसिड, कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं। याद रखिएगा। तो आपने देखा कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैक्सिमम सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकिल, मिनिमम सिक्रीशन कॉपर्स ग्लैंड। जो स्मेल होती है सीमेन की वो प्रोस्टेट के कारण होती है, जिसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम होते हैं। जो भी स्पर्म डिस्चार्ज होता है कोगुलेटेड फॉर्म में होता है, ताकि स्पर्म की जो एनर्जी है वो बची रहे, ताकि वेजाइना के अंदर फीमेल के वो स्विम कर सके। समझो, एक घटना है कैपेसिटेशन। कई बार पूछा है, कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, वेजाइना में होता है। याद रखिएगा, कैपेसिटेशन फीमेल में होता है, जबकि डीकैपेसिटेशन मेल में होता है। मेल के अंदर जो स्पर्म स्टोर होता है वो डीकैपेसिटाइज होता है, और फीमेल के वेजाइना के जाने के बाद वो कैपेसिटेशन होता है। ट्रेनिंग होती है स्पर्म की, ताकि वो अंडे को पेनिट्रेट कर सके। तो आपने देख लिया ये तीनों ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। अब हम सीधे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। हमने इसी से स्टार्ट किया क्योंकि इसी से कंफ्यूजन होता है। तो आइदर साइड ऑफ ब्लैडर सेमाइनल वेसाइकिल, बिलो यूरिनरी ब्लैडर प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलता है कॉपर्स ग्लैंड। मिनिमम सिक्रीशन कॉपर्स ग्लैंड, मैक्सिमम सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकिल। समझो बात को, मिल्की सिक्रीशन प्रोस्टेट, विस्कस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सेमाइनल वेसाइकिल, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोलाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइट्रेट, इनोसिटोल, ये किसका सिक्रीशन है? सेमाइनल वेसाइकिल की। इकलौता प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड होते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी आपको तेजी से देखना है वो हम पूरे चैप्टर में हमने कहा कि आपको जो चीजें देखनी है हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। हमने बच्चों को पढ़ाते समय याद कराया था GIFIGPL, GIFIGPL, यानी पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लिख दे रहे हैं। जैसे वाईफाई होता है जाईफाई, GIFI नहीं याद रखोगे तो GPL, GIFIGPL याद कर सकते हो। GIFIGPL गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन, गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बाद आप देखेंगे जेस्टेशन, फिर देखेंगे पार्चुरेशन, और फिर देखेंगे लैक्टेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी स्टेप्स होते हैं, समझो, सबसे पहला जो है गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और oogenesis में 1 ओवम बनता है। समझो, इंसेमिनेशन क्या है कि इंसेमिनेशन आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस टू वेजाइना। समझो, तो इसमें आप देखोगे कि जो भी इंसेमिनेशन से लेकर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में इम्प्लांट होना है, जेस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, डिलीवरी ऑफ बेबी पार्चुलेशन है, सकलिंग ऑफ मिल्क बच्चे को दूध पिलाना लैक्टेशन है। ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट केवल फीमेल में होते हैं, जबकि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा रिप्रोडक्टिव इवेंट है जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्टिव इवेंट जो केवल मेल में होता है कोई नहीं है। मेल फीमेल दोनों में कॉमन क्या है? गैमेटोजेनेसिस। बाकी इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुलेशन, लैक्टेशन, ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो केवल और केवल फीमेल में होते हैं। इस पूरे चैप्टर में जो सवाल पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है, आप याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस से और पार्चुलेशन से। समझो, गैमेटोजेनेसिस और पार्चुलेशन, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेन चीज है उस पर फोकस कर लेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल में जो टेस्टिस है और मेल में जो टेस्टिस है और फीमेल में जो ओवरी है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसको छोड़ दो तो जो भी है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो हम लोग सबसे पहले मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस स्टडी करेंगे, फिर फीमेल में सेकेंड जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी बारे में जान लेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहा है, आई मीन कैसे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो वाइड होता है। टेस्टिस एडल्ट में ओवाइड होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक्स एब्डोमिनल कैविटी, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम की जो लाइनिंग होती है डार्टस मसल की होती है। याद रखिएगा, डार्टस मसल टेंपरेचर को लो करने में मदद करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेंपरेचर, जो कि जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर हम बात करें टेस्टिस में तो आप देखेंगे ये विड्थ है और ये लेंथ है। एक ट्रिक याद रखना, 2 3 4 5, यानी टेस्टिस की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है 4 से 5 है। 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 विड्थ है, 4 5 लेंथ है। और याद रखिएगा, ऐसे अगर टेस्टिस को बनाएं तो ये देखिए, इस टेस्टिस ये ओवाइड स्ट्रक्चर है। इसका जो विड्थ है 2 3 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है वो 4 5 सेंटीमीटर है। इससे दो तरह के पार्टीशन होते हैं। ये देखिए एक वर्टिकल पार्टीशन, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये जो पार्टीशन है वो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है। और हॉरिजॉन्टल पार्टीशन से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 250 250 कंपार्टमेंट, इनको लोब्यूल बोलते हैं। लोब्यूल, ऐसा इस लोब्यूल के अंदर 1 से 3, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 या 2 या 3, 1 या 2 या 3, समझो 2 to 3। समझो, ये जो बनाए हैं ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल होता है। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। किसी भी एक लोब्यूल में बात करें तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब जुड़ेंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब जुड़ेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस में 2 पार्टीशन है, वर्टिकल पार्टीशन और हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। जो वर्टिकल पार्टीशन है एक है और हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कई है। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। टोटल टेस्टिस 2 है और एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल है, तो टोटल लोब्यूल 500 है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 750 है। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम कह रहे हैं लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल ये आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉमन स्ट्रक्चर, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलाई रेक्टाई। और सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आके मिल जाएंगे, सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आके मिल जाएंगे और मिलने से एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनता है। इस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से बाहर जो निकलते हैं उनको हम वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। वासा इफ्रेंसिया, इसका नाम है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, दिस वासा इफ्रेंसिया इज गोइंग टू लीव द टेस्टिस, जिसकी संख्या 10 से 12 है। वासा इफ्रेंसिया इज गोइंग टू लीव द टेस्टिस एंड फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस। कैप्यूट कार्पस काउडेट, 3 रीजन होता है कैप्यूट कार्पस काउडेट। समझो, तो आप देख रहे हो इपिडिडाइमिस leads to, देखो ये epididymis leads to vast difference that is going to ascend, ये ऊपर उठता है and going to loop over the urinary bladder, इसको बोलते हैं vast difference। vast difference,
वास्ट डिफरेंस इस वास्ट डिफरेंस का डायलेटेड पोर्शन है, वास्ट डिफरेंस का ये जो डायलेटेड पोर्शन है, इस डायलेटेड पोर्शन को बोलते हैं एम्पुला, इसको स्पर्म का बकेट बोलते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऐसे आप देखोगे ये दो सेमाइनल वेसिकल, अभी जो फोटो बनाए थे वो सेमाइनल वेसिकल, ये देखिए एक और दो सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होते हैं और किसमें खुलते हैं? एम्पुला में। एम्पुला किसका हिस्सा है? वास्ट डिफरेंस का। ये एम्पुला ईयर में भी है, कान में पढ़े होगे, मेमोरी ग्लैंड में पढ़े होगे, समझो बात को। एम्पुला ह्यूमन ईयर में पढ़ोगे, मेमोरी ग्लैंड में पढ़ोगे, एम्पुला अभी फेलोपियन ट्यूब में भी पढ़ोगे। तो एम्पुला कोई ऐसा नहीं है कि केवल इसी का पार्ट है। जो एम्पुला होता है, याद रखिएगा, एक्चुअली जो भी एम्पुला होता है, वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं। सुनो, जहां भी कहीं भी एनिमल फिजियोलॉजी में पूरे कहीं भी वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट हो तो उसको एम्पुला बोलेंगे। ये जो भी आप ट्यूब्यूल्स देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट अगर कोई है तो एम्पुला है, जिसको हम बकेट ऑफ स्पर्म बोलते हैं। ये एम्पुला आगे खुल रहे हैं, समझो, इस एम्पुला में आगे खुल रहे हैं सेमाइनल वेसिकल। अभी जिसके बारे में बता रहे थे 60 to 70% जो सिक्रीशन है उसी सेमाइनल वेसिकल का है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, एम्पुला में खुल रहा है। एम्पुला एक्चुअली वास्ट डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। आप समझो बात को। इसका मतलब आप देख रहे हो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लीड्स टू ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटिस टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एम्पुला, और आगे जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में, बाहर यूरेथ्रा के रूप में खुल जाता है। मेल में जो भी जिस पैसेज से यूरिन आता है उसी पैसेज से स्पर्म भी आता है, कोई डिफरेंट पैसेज नहीं होता, जबकि फीमेल में ये डिफरेंट पैसेज होता है। तो आपको पहला आपको स्पर्म का पाथ दे देगा कि स्पर्म कहां से कहां गया। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटिस टेस्टिस से आप देखोगे वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस से एम्पुला। आप देखेंगे इसी एपिडिडाइमिस में इसकी फंक्शनल ट्रेनिंग होती है और जाके इनका स्टोरेज हो जाता है किसमें? एम्पुला में। जो भी नाइटफॉल एंड ऑल होता है वो इसलिए होता है ताकि एम्पुला जब भर जाता है प्रॉपर तो अपने आप इजैकुलेट हो जाता है। समझो बात को। जब भी स्पर्म ज्यादा बनते हैं तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सर्टोली सेल होती है, वो उसको खा जाती है। समझो, यू नो what is reproduction? A biological electricity. Biological electricity, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करंट है। तो एक ऐसा करंट है जो हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है और ये कहीं ना कहीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो इलेक्ट्रिसिटी है कुछ शुक्राणुओं को जन्म देती है और शुक्राणु सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से चलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई की ओर, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटिटेस्टिस, और रेटिटेस्टिस में आने के बाद ये बाहर निकलते हैं वासा इफरेंसिया से और आके भर जाते हैं किसमें? एपिडिडाइमिस में, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यही वो जगह है जहां पर स्पर्म को, इन स्पर्म को मैच्योर बनाया जाता है। मैच्योर होने के बाद ये जाते हैं और जाके क्या है, दोबारा एम्पुला में भर जाते हैं। एम्पुला एक स्पर्म की बाल्टी है जिससे जब मेल सेक्सुअल एक्साइट होता है तो बाहर निकलते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। समझो बात को। तो स्पर्म का पार्ट हो गया। तो लोब्यूल में ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल में लोब्यूल। तो लोब्यूल में ट्यूब्यूल, एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल? 250। एक लोब्यूल में कितने ट्यूब्यूल? 1 से 3। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लीड्स टू बोलो ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई लीड्स टू रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस लीड्स टू, रेटिटेस्टिस लीड्स टू वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया लीड्स टू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस का डायलेटेड पोर्शन क्या है? एम्पुला। एम्पुला में कौन बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल। अगर हम इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात करें तो गेट इट, each seminiferous tubule is lined by two type of cell, male germ cell and Sertoli cell. मेरी बात ध्यान से सुनना। Each seminiferous tubule is lined by two type of cell, male germ cell and Sertoli cell. Male germ cell को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। उसी स्पर्मेटोगोनिया में मेयोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। The process of formation of sperm, spermatogenesis, the conversion of spermatid into spermatozoa, spermiogenesis and release of sperm, spermiation. समझो। तो मैं फिर कह रहा हूं, घबराओ मत। ईच, देखो ये स्टेटमेंट है जो आपको एकदम जहन में उतार लेना है। क्या? Each seminiferous tubule lined by two type of cell, male germ cell and Sertoli cell. Male germ cells स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। वो क्या बनाती है? स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म्स बोलते हैं आप। समझो। और सर्टोली सेल क्या देती है? न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल एंटी म्यूलेरियम फैक्टर बनाती है जो कि फेलोपियन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोकता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है जो कि टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। आप देखेंगे सर्टोली सेल, जिसको नर्स सेल हम कहते हैं, सस्टेंटाकुलर सेल कहते हैं, सबटेंटाकुलर सेल बोलते हैं, डिफेक्टेड स्पर्म्स को ये खा जाती है। जो सर्टोली सेल होती है, देखो कोई भी लड़का है ना, उसके 11 साल के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो उसकी बॉडी में हर एक सेल डिप्लॉयड है, बट जब स्पर्म बना तो क्या था? हैप्लॉइड था। तो बॉडी की इम्यूनिटी ना उसको मार देनी चाहिए, बट नहीं मार पाती क्योंकि सर्टोली सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ ब्लड टेस्टिस बैरियर, एंड दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर इज गोइंग टू प्रोड्यूस आवर स्पर्म्स फ्रॉम सेल
सेल्फ इम्यूनिटी, हमारे शरीर के प्रतिरोधात्मक क्षमता से हेप्लाइड स्पर्म्स को बचाने में जो अहम रोल निभाती है वो सर्टोरी सेल निभाती है, क्योंकि वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखा है, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर प्रेजेंट, जो हमारे बॉडी में डिफेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टिस का केवल रोल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बेबी प्रोडक्शन में, नहीं, जो भी मसल ग्रोथ होता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, उसमें टेस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो टेस्टिकुलर हार्मोन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ और पावर मसल में ये देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए एथलीट्स इसका क्या है, मिसयूज भी करते हैं। और अगर किसी को देखोगे, जैसे आप देखोगे चर्च में जो होते हैं या बैल जो होते हैं, सांड और बैल में क्या अंतर होता है, कास्ट्रेशन, टेस्टिस को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देंगे। आप देखेंगे कभी कभी टेस्टिस बाहर नहीं निकल पाता, बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, समझो बात को। तो टेस्टिस स्पर्म के प्रोडक्शन के साथ साथ हार्मोन रिलीज करता है, वही हार्मोन जो भी मेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबिडो को मेंटेन करता है। तो अ बुल इज डोसाइल ड्यू टू कास्ट्रेशन ऑफ टेस्टिस, समझो बात को। तो आपने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो अब उसके बाद हम बात करें कि सेमी प्रोस्टिब्यूटेड लाइन बाय टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगी, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोकेगी और कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगी। और आप देखोगे ब्लड टेस्टिस बैरियर बना के हम लोगों को हेप्लाइड स्पर्म को सेल्फ इम्यूनिटी से रोकेगी। तो बाकी प्रोस्टेट क्या था, पेयर्ड क्या अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड, कॉपर्स ग्लैंड पेयर्ड, मिनिमम सिक्रीशन कॉपर्स ग्लैंड, मैक्सिमम सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल किसमें खुलते हैं, एम्पुला में। एम्पुला किसका पोर्शन है, डायलेटेड पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस डिसेंड की असेंड एंड लूप ओवर गैल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, समझो मेरा वाला सिस्टम खत्म हो गया। सेमिनल प्लाज्मा रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम, ये कम से कम 10 बार पूछा होगा। सेमिनल प्लाज्मा रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप, फ्रक्टोज लिविंग बॉडी में नहीं पाया जाता। अगर फीमेल के वजाइना में फ्रक्टोज पाया जा रहा है तो दैट इज गोइंग टू गिव अ फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। व्हिच टेस्ट इज गोइंग टू बी बैन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टू फिंगर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस टेस्ट को बैन किया है, तो टू फिंगर टेस्ट, याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो आप देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये आप देख रहे हैं ये वेजाइना है, दो उल्टा टी बना दिया, ये वेजाइना है, समझो बात को। और ये देखो इसके ऊपर के पार्शियल कवरिंग क्या है, हाइमेन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से क्वेश्चन गजब के आते हैं, डायग्राम दे देगा या घुमाएगा तो आप घूमिएगा मत, समझिए। ये दो उल्टा टी बना दिया, ये वेजाइना है, कॉपुलेटरी पैड है, समझो। ये आप देखेंगे ये नाशपाती के जैसे दो स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर शेप, समझो। ये नाशपाती के जैसे जो दो इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यूट्रस है, ये यूट्रस। तो ये जो पैड देख रहे हैं कॉपुलेटरी पैड, ये वेजाइना है। और ये जो नाशपाती के जैसे स्ट्रक्चर ऐसे देख रहे हैं आप, ये देखिए इन्वर्टेड पियर शेप, ये जो है वो आप देख रहे हैं यूट्रस है। यूट्रस में सबसे बाहर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम। इट्स बेटर टू से इसको यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस को बोलते हैं हिस्टेरा। इसी को बोलते हैं मेट्रा। नीट में पूछा था इसका जो सर्जिकल रिमूवल होता है क्या होता है, हिस्टेरेक्टोमी या मेट्रेक्टोमी या यूट्रेक्टोमी, समझो। एक्टोमी लगा तो सर्जिकल रिमूवल, यूट्रेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, मेट्रेक्टोमी, ये क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कनेक्टेड टू वेजाइना थ्रू अ पतली गली, नैरो पैसेज, दिस इज नोन एज cervix. Uterus is connected to vagina through cervix. और आप देखेंगे इसी से आप देखेंगे ये आपके फैलोपियन ट्यूब आके खुले हैं, फैलोपियन ट्यूब आप देखेंगे ये आपका क्या है, ये जो पोर्शन है आप देखेंगे सबसे चौड़ा है, एम्पुला। ये क्या है, इस्तमस। ये क्या है, इनफंडिबुलम। तो फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हो गए। जो भी फैलोपियन ट्यूब है इसको ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट। इसके तीन पार्ट है जो आप देख रहे हो, इस्तमस है, ये एम्पुला है और ये इनफंडिबुलम है। सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट एम्पुला होता है और पूरा 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। सबसे नैरो जो होता है इस्थमस होता है। इनफंडिबुलम जो होता है आप देखेंगे फनल शेप होता है, फनल शेप।
और ये जो उंगली के जैसा देख रहे हो ये फिम्बरी है, फिम्बरी, और यहाँ पे छोटा छोटा छेद है, ये ऑस्टिया, ऑस्टिया कॉकरोच के दिल में है, पोरिफेरा के बदन पे है, और ह्यूमन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में है। ऑस्टिया मतलब नैरो पोर, ये मत रखना कि ऑस्टिया केवल यही है, पोरिफेरा स्पंज में भी देखा था, कॉकरोच के हार्ट में भी देखा था ऑस्टिया, और यहाँ पे आपको देख रहे हो ऑस्टिया ये फिम्बरी में है। फिम्बरी फिंगर लाइक होता है, इन्फंडिबुलम फनल लाइक होता है, यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप होता है। समझो बात को, तो आप देखेंगे जो वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन है उसको हम एम्पुला बोलते हैं, जो नैरो है वो इस्थमस है, जो फनल शेप है वो इन्फंडिबुलम है, जो फिंगर लाइक है वो फिम्बरी है, और ये देखेंगे ओवरी, ओवरी ये लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये पेल्विक वॉल और यूट्रल वॉल दोनों, गेट इट, पेल्विक वॉल और यूट्रल वॉल दोनों से जुड़ा होता है कौन, ओवरी, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। आप देख रहे हैं कि वेजाइना इज कनेक्टेड टू यूट्रस थ्रू सर्विक्स। सर ये क्या है, वेजाइना, 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 वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, बर्थ कैनाल। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट, 3 पार्ट, इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। कौन वाइडेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, एम्पुला। चलिए कौन फनल शेप है, इन्फंडिबुलम। कौन फिंगर शेप है, फिम्बरी। फिम्बरी में स्मॉल पोर क्या, ऑस्टिया। ओवल्यूशन से जब अंडा निकलता है यहां से, जैसे क्रिकेट में देखते हो बॉल आके कैच करता है, वैसे कैच करता है भयंकर, कौन कौन, फिम्बरी। फिम्बरी ऑस्टिया से इंटर जाता है। यही वो जगह है एम्पुला जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। समझो यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है। हम बात करें यूट्रस, जिसको हिस्ट्रा या मित्रा कहते हैं, इसके 3 लेयर है, याद रखिएगा। यूट्रस के 3 लेयर है, आप देखेंगे सबसे बाहर पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सुनो, पेरीमेट्रियम आउटर है, थिन है, मेम्ब्रेनस है। आउटर है, थिन है, मेम्ब्रेनस है। पेरीमेट्रियम आउटर है, थिन है, मेम्ब्रेनस है। उसके बाद हम बात करेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मिडिल है, थिक है, स्मूथ मसल का बना हुआ है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम समझो, मिडिल, 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 थिक, 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 स्मूथ मसल का बना है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का बना है। और सबसे अंदर बात करेंगे हम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम वो इनर है, ग्लैंडुलर है, इनर है, ग्लैंडुलर है, इनर है, ग्लैंडुलर है। तो आप देख रहे हैं यूट्रस के 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर है, थिन है, मेम्ब्रेनस है। मायोमेट्रियम मिडिल है, थिक है, स्मूथ मसल का बना है। और एंडोमेट्रियम इनर है, ग्लैंडुलर है। हर एमसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही एंडोमेट्रियम टूटता है, जो कि अंदर वाली लेयर है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है। और इंप्लांटेशन में जो हेल्प करता है वो इंप्लांटेशन एंडोमेट्रियम, गेट इट। एमसी में कौन टूटेगा, एंडोमेट्रियम। इंप्लांटेशन में के लिए कौन जिम्मेदार है, एंडोमेट्रियम। लेकिन चाइल्ड के डिलीवरी के दौरान लेबर पेन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बोलेंगे मायोमेट्रियम। समझो, तो चलो कमेंट सेक्शन में जवाब दो। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब में सबसे नैरो कौन है, इस्थमस। कौन फिंगर लाइक है, फिम्बरी। कौन फनल लाइक है, इन्फंडिबुलम। अच्छा एक बात बताइए, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना क्या बनाता है, बर्थ कैनाल। यूट्रस का दूसरा नाम हिस्टेरा, नेक्स्ट नाम मेट्रा। कितने लेयर होते हैं, 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। आउटर थिन मेम्ब्रेनस, पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर, एंडोमेट्रियम। समझो कौन एमसी में टूटेगा, एंडोमेट्रियम। इंप्लांटेशन में एंडोमेट्रियम, लेबर पेन में हेल्प करेगा मायोमेट्रियम। समझो बात को। अब दूसरा हम आपको बात करें कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, ये जो है हमने देखो ये जो है ये फीमेल का एनस है, एनस, एनस। दिस इज नॉट अ सेक्स ऑर्गन, समझो एनस। आप देखेंगे ये बम ये आया ऐसे, ये आपका ये पूरा जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम वल्वा कहते हैं, वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल, ये जो स्ट्रक्चर है वल्वा, VULVA वल्वा, VULVA वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को वल्वा बोलते हैं। ये बम है, ये एनस है। आप देखेंगे ये पैर यूं आ गया, ये ऐसे गया, ये पैर यूं आ गया, ये पूरा आप देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वल्वा बोलते हैं, इसको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये सबसे ऊपर जो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, जो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, इसको हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ध्यान सुनिए, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू ऊपर, नीचे जो झुकेगा, डिसेंड, जो डिसेंड करेगा नीचे, आप देख रहे हो, ये जो डिसेंड करेगा इसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसको अपन लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। मेरी बात ध्यान सुनना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब कंपेयर करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर हम लोग होमोलॉगस कहते हैं। एनालॉगस मत करना, नहीं तो
गलती हो जाएगी, ये सब होमोलॉगस है। लेबिया मेजोरा होमोलॉगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल, होमोलॉगस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम ऑफ मेल, मेल के स्क्रोटम के होमोलॉगस है लेबिया मेजोरा। मेजोरा ये हेयरी होता है, आप देखोगे इस मेजोरा के अंदर आप देखोगे, हमने कहा कि हेयरी फोल्ड है, समझो मेजोरा, मेजोरा के जस्ट अंदर, मेजोरा अगर हटाएं तो इसके नीचे एक पतली फोल्ड है, वो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन, गेट इट, लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस, 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 होमोलॉगस टू पेनिस या ग्लांस पेनिस, होमोलॉगस टू पेनिस या ग्लांस पेनिस, एक लगाना हो तो आप ग्लांस पेनिस लगाना, समझो बात को। क्लाइटोरिस मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी के अंदर होता है जी पॉइंट, जी पॉइंट जिसे सेक्सुअल क्लाइमेक्स फीमेल को आता है, मेल इसको जिसको ऑर्गेज्म बोलते हैं, मेल का ऑर्गेज्म और फीमेल का ऑर्गेज्म बिल्कुल अलग होता है। मेल का ऑर्गेज्म जल्दी आ जाता है, फीमेल का ऑर्गेज्म बहुत रुक के आता है, और फीमेल का ऑर्गेज्म में आप देखेंगे जी पॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो जी पॉइंट्स होते हैं इसी क्लाइटोरिस में होते हैं, समझो यहां पे समझ लो कि 10,000 जो है तार है, और उसमें से एक तार जो है जी पॉइंट को जाता है, तो किसी मेल के लिए बड़ा टिपिकल होता है कि उस जी पॉइंट को आइसोलेट कर पाए कि वही जी पॉइंट है, ताकि फीमेल फुल पंप हो जाए। जब फीमेल फुल पंप हो जाती है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो भी वेजाइना होता है आप देखेंगे पफी हो जाता है, और उसके नीचे क्लाइटोरिस, जो मेजोरा के अंदर जो माइनोरा है उसका अपर जंक्शन जो है क्लाइटोरिस है। उसी क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे आप देखेंगे, उसी क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, 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 रटना मत, ऐसे समझ लो। यूरेथ्रा के चारों ओर जो ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा के चारों ओर जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, समझो, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड इज homologous to prostate of male, प्रोस्टेट ऑफ मेल, प्रोस्टेट ऑफ मेल। जिस तरह से मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसी तरह से फीमेल में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, यूरेथ्रा के चारों ओर, समझो। अब बहुत हल्का सा छेद होता है, आप देखेंगे यहाँ पे विसिल लाइक साउंड निकलता है यूरिन पास आउट करते समय, आप देखेंगे ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स यूरेथ्रा के काफी नीचे, ये कपलेटरी पैड जिसको वेजाइना कह रहे थे, वेजाइना, 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 समझो। जब फीमेल फुल पंप होती है तो वेजाइना में सिक्रीशन, वेजाइना के बाहर सिक्रीशन होने लगता है। फीमेल के वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता, समझो, देयर इज नो ग्लैंड इनसाइड द वेजाइना, सो ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स दिस इज गोइंग टू बी ड्राई, यू नो व्हाट। अब इस वेजाइना के चारों ओर आप देखेंगे, वेजाइना के चारों ओर देखेंगे ऐसे, ये क्या रिपोर्ट किया है हमने, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड, बर्थोलिन्स ग्लैंड। दिस बर्थोलिन ग्लैंड इज होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, कॉपर्स ग्लैंड ऑफ मेल। अगर फीमेल फुल पंप नहीं है तो बर्थोलिन ग्लैंड काम नहीं करते हैं, तो फीमेल का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है वो पेनफुल हो जाता है। इसीलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में जितना समय देते हैं उससे कहीं ज्यादा समय फोरप्ले में देते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, ताकि हम बर्थोलिन ग्लैंड को पंप कर सकें जिससे फीमेल फुल लुब्रिकेट हो जाए, समझो। दिस इज फॉर व्हाट अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम वल्वा कहते हैं, और जिसमें आप फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा में जो पहला पार्ट देख रहे हो वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस, जो कि डिसेंड करता है नीचे, क्या है, लेबिया मेजोरा, उसके अंदर क्या है, माइनोरा, माइनोरा का अपर जंक्शन क्या है, क्लाइटोरिस, और माइनोरा का जो लोअर जंक्शन है उसको अपन लोग फोरकिट कहते हैं, फोरकिट, 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 नाम बस याद रखना, फोरकिट, फोरकिट इज अ पार्ट ऑफ लोअर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। दिस इज फॉर व्हाट अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। जो भी मेमोरी ग्लैंड होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल के पास होता है, पेक्टोरालिस मेजर के ऊपर होता है मेमोरी ग्लैंड में। अगर बात करें किसी भी मेमोरी ग्लैंड में, जरा ध्यान से समझिए, अगर हम किसी फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में बात करें, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड में, तो आप देखोगे हमने लिख दिया मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्यूडोरिफाइड स्वीट ग्लैंड होता है मेमोरी ग्लैंड, समझो। ये पेयर्ड होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है। फंक्शनल किसमें होता है, मेल में फीमेल में नहीं, फीमेल नहीं, लैक्टेटिंग फीमेल। मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल किसमें है, लैक्टेटिंग फीमेल, जब तक लैक्टेटिंग फीमेल लगाना नहीं। आप देखोगे इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, समझो। और जो भी शेप, साइज, कलर होता है निपल एंड ऑल का, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है किसी भी कॉस्मेटिक्स और
से कोई लेना देना नहीं है, ये नेचुरल होता है। तो किसी भी फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को अल्टर करके आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंट साइज आ सकता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये मेमोरी लोब बनाता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो मेमोरी लोब बनाता है, और किसी भी एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। तो टोटल मेमोरी ग्लैंड 2 है, तो टोटल मेमोरी लोब आप देखेंगे क्या है, 30 से 40 होंगे। आप देखेंगे अगर मेमोरी ग्लैंड में, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी ग्लैंड में देखो क्या क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या बनाता है, मेमोरी लोब। एक मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब है, 15 से 20। अगर पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ध्यान से समझिए, पूरा मेमोरी ग्लैंड है, पूरा पार्ट देख लेते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड है, और मेमोरी ग्लैंड आप देखेंगे ये जो पार्ट है बेटा, ये इसको एरियोला मामे बोलते हैं। एरियोला मामे डिफरेंट कलर का होता है, और ये देखेंगे ऐसे निपल है, ये निपल है। आप देखेंगे यहाँ पे अंगूर के गुच्छे के जैसे छोटी छोटी सेल्स होती हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे छोटी छोटी सेल्स होती है, इनको अपन एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। आप देखिए ध्यान से समझिए, हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप देखोगे, ये देखिए एक, ये देखो दो, या इट्स बेटर टू राइट डाउन लाइक दिस। ये हमने कहा ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, हम ये बना रहे हैं, मेमोरी लोब बना रहे हैं हर मेमोरी के 15 से 20 होते हैं। तो आप ये देख रहे हो एल्वियोलाई, ऐसे ये देखो ये एल्वियोलाई, छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे सेल्स हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। समझो अ क्लस्टर ऑफ सेल, एल्वियोलाई। दिस इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन मिल्क सिंथेसिस, इसी में मिल्क बनता है। आप देखेंगे यहां पे ऐसे निकलेंगे, ये देखो मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वियोलाई लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। अच्छा आगे चल के देखोगे, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे आया, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे आया, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे आने के बाद ये देखो ये मिल गया, ये बना दिया मेमोरी डक्ट, ये बना दिया मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। ऐसे ही आप देखोगे ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे आया, ये मेमोरी ट्यूब्यूल आगे आया, आने के बाद ये दोनों मिल गए और ये आगे बना दिया ये मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। और ये सारे मेमोरी डक्ट आके ये खुल गए, और ये देखिए ये सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला अभी फेलोपियन ट्यूब में देखा है एम्पुला, इनवर्सिटोलॉजी देखोगे तो ईयर में भी देखोगे। समझो एम्पुला, समझो एम्पुला सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है वो स्वॉलन होता है। सेमी कान में क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंस के लिए होता है, वहां भी एम्पुला है। तो एम्पुला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। तो आपने देखा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद क्या है, एम्पुला। और एम्पुला लीड्स टू व्हाट, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। एंड लैक्टिफेरस डक्ट आके खुलते किसमें है, निप्पल में। समझो आपको। तो आप देख रहे हो मिल्क सिंथेसिस जो कि एल्वियोलाई में होता है। हमने आपसे कहा कि मिल्क का सिंथेसिस, मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का इजेक्शन, तीन तरह के सवाल हैं। मिल्क का सिंथेसिस आप देख रहे हो एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो जब मिल्क सिंथेसाइज हो गया तो उसका जो सिक्रीशन होता है इन ट्यूब्यूल के अंदर, समझो इनके अंदर। फिर इजेक्शन क्या होता है, रेक्टिफेरस डक्ट से बाहर निकलना। तो मिल्क के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन। और मिल्क के सिक्रीशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन, मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। देख भाई समझ लो बात को, यहां पे मिल्क का सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, समझो। यहां ट्यूब्यूल में बाहर निकलना, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला में जाना, सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन, और दूध बाहर निकलना, इजेक्शन, ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो तीन तरह का सवाल हो गया, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन। पहला मिल्क का पाथ क्या बताओ, एल्वियोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड मिल्क इज सक्ड आउट। मिल्क सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, मिल्क का सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन, मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। समझो अब आपका हो गया। अब हम एक प्रोसेस पढ़ाएंगे, उससे आपके कम से कम 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 4 नहीं 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। समझो देखो हम आपसे कह रहे हैं अब थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, एकदम दिमाग शांत कर लीजिए। आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझो ऐसा है, एक बार जरा कमेंट पढ़ लें यार, सबको समझ में आ रहा है ना भाई।
प्लांट फिजियोलॉजी करा दीजिए। अरे भाई अभी तो ये पढ़ लो जो पढ़ रहे हो। जानते हो जहां रहा जाता है वहीं पूरा फोकस करते हैं, जहां रहा जाता है वहीं पूरा फोकस करते हैं, समझो, इधर उधर नहीं। जो करो पूरा तल्लीनता से करो, पूरा जुट जाओ उस पे। कोई मदद करने वाला नहीं है, अपनी मदद खुद नहीं कर रहा तो दूसरा कौन करेगा। सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, जो करा है तो जुट जाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, आप एकदम रिलैक्स हो जाइएगा, एक साथ हम कई चीजें बताएंगे। देखो सुनो, हम ये कह रहे हैं तुमसे कि ये देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आप जानते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का दूसरा नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। समझो, एपिथेलियल टिश्यू समझो, इसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का दूसरा नाम है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। कुछ कह रहा हूं आपसे, समझो। इसी को अपन लोग पीजीसी के नाम से जानते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। बेटा अगर किसी को लगे, अगर दिमाग आपका शांत हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सीधे जाएगा, भूलना भूल जाओगे। याद करो, पूरी फिजियोलॉजी, कोई भी फिजियोलॉजी 2 ही चैप्टर में पढ़ाया हूं, 2 ही लेक्चर में, या फ्रेशर में 3 लेक्चर में, बहुत ज्यादा है नहीं, एकदम समझ लो, बहुत अच्छे से निपट सकते हो। देखो, चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवरी हो, कहानी एक है। लड़का लड़की अलग नहीं होते, केवल फीमेल में क्या हो गया, ओवरी हो गया, मेल में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। समझो आपको, तो टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, इनकी शुरुआत जो प्रीकर्सर सेल है उसका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल एक्चुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, जिनको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ऐसा है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब मल्टीप्लाई करेगी तो आप देखोगे ऐसे, देखो छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, ये देखो छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेल्स बनेंगे। ये देखो इधर वाले भी देख लो, छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, छोटे छोटे सेल्स बनेंगे। तुम जानते हो इसे हम इमेच्योर मेल जर्म सेल कहते हैं। अगर ओवरी होगी तो हम इसे इमेच्योर फीमेल जर्म सेल बोलेंगे। तो देखो हम ना इसको बोलेंगे इमेच्योर मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। भाई हम ओवरी के अलावा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही है, केवल टेस्टिस जब ओवरी हो जाएगा, मेल जब फीमेल हो जाएगा। जैसे हमने कहा इमेच्योर मेल जर्म सेल, अगर ओवरी पढ़ा रहे होते तो हम कहते क्या कि इमेच्योर फीमेल जर्म सेल। तुम जानते हो इमेच्योर मेल जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मतलब बहुवचन। एक होता तो स्पर्मेटोगोनियम, तो एक नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कोई मेल है अगर 110 साल का है तो उस समय स्पर्मेटोगोनिया होने के, जाने कितने बूढ़े लोग सेक्सुअल क्लाइमेक्स में मर जाते हैं। यानी मेल में क्या है, जो भी आप देखोगे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कभी थमता ही नहीं है। उम्र के हर पड़ाव में स्पर्मेटोगोनिया बनते ही रहते हैं। इसीलिए आप देखते हो जब लोगों की एज ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो डिजायर होती है वही 25 साल वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया बनते रहते हैं, हार्मोन्स तो उतने ही निकलते हैं। समझो, एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी होता है, एडम, ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। आपके एम से पूछा गया और आंसर में मिल भी जाएगा। ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, बढ़ती उम्र के मेलों में ये बीमारी होती है, एडम। कई लोग क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में फंस जाते हैं और केस कोर्ट केस हो जाता है, बाद में छूट भी जाते हैं बीमारी दिखा के, इनको एडम था, सफरिंग फ्रॉम एडम, ही नीड्स अ ट्रीटमेंट। समझो बात को, तो स्पर्मेटोगोनिया ताउम्र बनेंगे और इनकी तादाद मिलियंस में होती है। समझो कितनी होगी हम बता नहीं सकते, क्योंकि बनते रहेंगे जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक बनेंगे। तो इमेच्योर मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। आप देखोगे इसी स्पर्मेटोगोनियम में से दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर नंबर, दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर नंबर बाय माइटोसिस। इसलिए पूछता है कहां माइटोसिस होगा, कहां मियोसिस होगा, कहां एन होगा, कहां 2n होगा। आप एक बार में ही दिमाग में भर सकते हो। समझो, बहुत रिलैक्स पढ़ा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल यानी क्यूबॉइडल यानी जर्मिनल एपिथेलियम जब डिवाइड करेगी तो बनाएगी मेल में इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम, जो अपनी संख्या बनाती है किससे, बढ़ाती है अपनी संख्या किससे, माइटोसिस से। ऐसे ही आप देखोगे oogonia कहां बनेगा, फीमेल में। ठीक, तो इमेच्योर मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। कई होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। इसमें से सम सेल, इसमें से गेट इट, इसमें से सम सेल बाहर निकलेगी। इसको ऐसे, ये देखो सम सेल, कुछ सेल बाहर निकल गई, ये देखो 10। इसको ये जो सेल देख रहे हो ये बाहर निकली है सम सेल, यानी स्पर्मेटोगोनिया जिसकी तादाद मिलियंस में, उसमें से कुछ सेल
सेल बाहर निकली, हम एक उदाहरण लेके बता रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोगोनियम है, सब 2n। तो some cell of the millions of the spermatogonia differentiate and lead to the formation of primary spermatocyte. तो primary spermatocyte is produced by mitosis. Actually देखो स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ है अंतर? कुछ नहीं, केवल उसमें डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये देखो, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये देखो, ये देखो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखो ये दो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो, ये क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी होगी वो एंड हो जाएगी। और किसी भी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये देखो एक, ये देखो दो, तो दो है तो कितने बन जाएंगे? 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो, तो दो से कितने बन जाएंगे? 4। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4। ये जो स्ट्रक्चर बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको अपन लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो ये मियोसिस 2 हुआ, और मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। यहां पे भी क्रोमोसोम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, तो उतने ही रहेंगे स्पर्मेटिड। तो आप देख रहे हो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। समझो। चलिए जरा हम तो प्रैक्टिस करिए। ये बता बेटा सारे लोग, ये क्या है? ये बोलिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। स्पर्मेटोगोनिया। चलिए ये बताइए, ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है? स्पर्मेटिड। चलिए एक बार फिर लेवलिंग कर लें। देखिए ये तो आपका जो है, ये आपका हो गया, ये हो गया क्या? इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा ये क्या हो गया बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या हो गया? स्पर्मेटिड। चलिए एक बार फिर लेवल करिए, इधर आइए। चलिए सब बताइए, ये क्या है बेटा? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए सब लोग। स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बेटा? स्पर्मेटिड। ये देखो, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4। बेटा ये जो अंदर सेल देख रहे हो, इसे हम सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल। इसे ही हम सबटेंटाकुलर, इस बी की जगह पे एस भी लगा सकते हो। सस्टेंटाकुलर नर सेल कहते हैं। ये सर्टोली सेल देखो कैसे है। अगर देखो क्या होता है बेटा, यही स्पर्मेटिड एक एक उछल के ये आए, और इसमें इसका हेड, ये नेक, ये देखो ये हेड, ये नेक, ये मिडिल पीस, टेल, हेड नेक मिडिल पीस टेल, हेड नेक मिडिल पीस टेल। देखो ये डिवाइड करती रहती है, ये बनता रहता है, ये जाते रहते हैं, ये आते रहते हैं, एक एक स्पर्मेटिड। अल्टीमेटली ये देखो, ये हर एक स्पर्मेटिड, ये 4 स्पर्मेटिड ये बदल गए स्पर्मेटोजुआ। बेटा ये जो पूरा प्रोसेस हम पढ़ाए हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो पूरा प्रोसेस तुमको पढ़ाए हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्मेटोजुआ। एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखो 72 से 74 दिन लगता है। अगर कोई कहे कि मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, तो अगर मास्टरबेशन कर रहे हो तो 72 से 74 दिन की फसल बर्बाद कर रहे हो। सोच लो तुम। अगर कोई कहे क्या कि कुछ नहीं होता है, बनता रहता है, तो यूट्यूब है, सब यूट्यूब पे देख के बड़े-बड़े यूट्यूबर बनते हैं। बेटा हमने क्या बोला? व्हाट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स? दैट इज इलेक्ट्रिकल ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा कंजर्व रहेगी, स्पार्क उतना ज्यादा रहेगा, बॉडी में इम्यूनोलॉजी और आपका सारी चीज इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, आपकी एजिंग रुकेगी। देखो इसीलिए पहले पढ़ाया जाता था बच्चों में आध्यात्मिकता, उनके अंदर पौरुष था। अब क्या पौरुष का मतलब क्या है? 72 से 74 दिन में बनने वाला चीजें अगर मास्टरबेशन में उड़ा रहा है तो सोचो कितना बड़ा घोर अपराध कर रहा है। समझो बात को, यानी पूरी घटना घटने में 72 से 74 दिन लगता है। अगर मान लो कोई भी गलत स्पर्म बन गया, डिफेक्टेड स्पर्म बन गया, तो ये क्या है, स्पर्म जाते हैं और सर्टोली सेल के सॉकेट में न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। कोई भी अगर गड़बड़ हुआ सर्टोली सेल ने तुरंत अंदर ले ली, तुरंत खा जाएगी उसको, तो डिफेक्टेड स्पर्म को खा जाती है सर्टोली सेल। यही सर्टोली सेल सिक्रीट करेगी एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को करेगा क्या, कंसंट्रेट। यही निकाल दी एएमएफ, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर, जो कि फैलोपियन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोक देगा। यही सर्टोली सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ ब्लड टेस्टिस बैरियर दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम सेल्फ इम्यूनिटी। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बना के ये कहीं ना कहीं इस हैप्लॉइड स्पर्म को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचाती है ताकि ये खत्म ना हो जाए। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस एंड द रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन, वेजाइना के अंदर इंसेमिनेशन, हवा में निकाल दिया सेमिनेशन। समझो बात को, तो आपने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, सेमिनेशन, 5 प्रोसेस पढ़ा दिए किसी एक से। चलिए अब कमेंट सेक्शन में मेरे को जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, तुरंत आपको बोलना है n या 2n, बिल्कुल रैपिड, एकदम भयंकर रैपिड फायर स्टाइल में आ जाओ। चलो बताओ स्पर्मेटोगोनियम 2n की n, स्पर्मेटोगोनियम 2n की n 2n। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2n, वेरी गुड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, चलो वर्षा पुरवार, सबसे पहला आंसर स्पर्मेटिड। ये सेकेंडरी 2n कौन बोल रहा भाई? सेकेंडरी पर जब तक सेकेंडरी ना आ जाए n ना लगाना। समझो मियोसिस 1 के बाद आधा हो जाएंगे भाई मेरे। स्पर्मेटोगोनिया 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, स्पर्मेटिड n, स्पर्मेटोजोआ n। चलिए जवाब दीजिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये दिव्यांशी द्विवेदी, स्पर्मिएशन नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यार, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजोआ का बाहर निकलना क्या होता है? स्पर्मिएशन। ठीक, अब आइए चलिए आप सारा कर लेंगे, एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, समझो। देखो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल को हम एक्सप्लेन करेंगे। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल, देखो जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस। जो पावर हाउस है वो यहाँ है, ह्यूमन ब्रेन। सेक्स इज अ माइंड गेम, एक ऐसा गेम जो हमारे माइंड से स्टार्ट होता है। समझो बात को, हमारे हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस समझो, जो भी हाइपोथैलेमस है, दिस इज गोइंग टू रिलीज GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू रिलीज gonadotropic releasing hormone, and GnRH work on anterior pituitary. GnRH is going to work on anterior pituitary. हमने क्या बोला? हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकाला, और इसने मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया तो आप देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला LH, और आप देखोगे क्या? FSH। दिस LH इज गोइंग टू वर्क ऑन लेडिक सेल। समझो, क्या आप जानते हैं लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। समझो, this is the reason that is why LH of male is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone.
लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। आपको पढ़ा है ना, ईच सेमिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। समझो, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। तो सेमिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, हमने क्या बोला, टेस्टिस ओवॉइड होती है, उसमें जो भी कंपार्टमेंट होते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से लोब्यूल बना, लोब्यूल में 1 से 3 ट्यूब्यूल है, उस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर जो सेल है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल को हम लेडिक सेल के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हो LH is going to stimulate an Leydig cell. This is also known as, मेल में LH को हम बोलते हैं ICSS, interstitial cell stimulating hormone is going to stimulate the interstitial cell, Leydig cell, and this Leydig cell is going to secrete what? Androgen. एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसमें मेल क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हाई होने लगता है, समझो। लेकिन देखो, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाए, देखते हो कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई में नहीं मन लगता है, कहीं और मन लगता है, उल्टा सीधा लड़कियों में कमेंट करना या सही समय पे सही काम ना करना। तो वो क्यों होता है? मेल में दे आर डिजीज्ड, टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ा हुआ है, दे नीड अ मेडिकल ट्रीटमेंट। यू नो व्हाई? क्योंकि उनकी सर्टोली सेल उनसे रूठ गई है। क्योंकि समझो, होता क्या है कि दिस FSH इज गोइंग टू वर्क ऑन सर्टोली सेल, एंड यू नो व्हाट, जब भी समझो, जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो हमारे सर्टोली सेल, हमने क्या पढ़ा? देखो सर्टोली सेल कितनी जरूरी है। तुम रट लो क्या कि न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन। अरे यार, न्यूट्रिशन के अलावा इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करती है, क्या बना के? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। किसी लड़के के अंदर ओवरी फैलोपियन ट्यूब के बनने से रोक देगा, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर निकाल के, समझो। हैप्लॉइड स्पर्म को सेल्फ इम्यूनिटी से बचा रही है। यही नहीं, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, समझो, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हुआ तो ये सर्टोली सेल निकालती है इनहिबिन, एंड दिस इनहिबिन इज गोइंग टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दिया कि भाई पागल हो गए हो, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, लड़का जो है रेप कर देगा, नहीं मार खा जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा, उसकी पूरी बॉडी बेकार हो जाएगी, समझो, क्योंकि उसका कहीं मन ही नहीं लगेगा, टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो गया तो इंसान जो है जानवरों जैसा बर्ताव करेगा, उसके अंदर जो फीलिंग्स है सब हो जाएगी, मतलब एक खुला सांड बन जाएगा। तो समझो बात को, जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हुआ, सर्टोली सेल ने क्या निकाल दिया? इनहिबिन। हाइपोथैलेमस से कहां पे पगला गए हो का? ये क्या कर रहा है? बहुत कर रहा होगे क्या? तुरंत हाइपोथैलेमस का है जीएनएच का लेवल कम करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होगी, एलएच कम निकलेगा, लेडिक सेल कम निकलेगा, और टेस्टोस्टेरोन क्या होगा? कम होने लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो गया तो लड़का जो है लड़कियों के जैसे बिहेव करने लगेगा, इधर की उधर करना, इधर 3-5 करना, क्या है मतलब क्या बोले, फेमाइन कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएगा, बाल बढ़ाएगा, नाखून बढ़ाएगा, पेंट्स रखेगा, उसकी हरकतें जो है बिल्कुल लड़की वाली होने लगेगी, ये नॉर्मल है। तो यू नो व्हाट, डायरेक्ट इंक्रीज हुआ टेस्टोस्टेरोन का, तो ये डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे रहा। टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना ये सर्टोली सेल के इनहिबिन निकालने पे है, समझो। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ इनहिबिन के निकलने से, तो डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज गोइंग टू गिव अ डायरेक्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस। तुरंत ज्यादा निकलेगा, तुरंत एंटेरियर पिट्यूटरी ज्यादा सीक्रेट करने लगी, तुरंत एलएच ज्यादा निकलने लगेगा, तुरंत टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, सर्टोली सेल ने क्या निकाल दिया? इनहिबिन। This is going to give a negative feedback. समझो, तो this is for what about the hormonal control of male reproductive system। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर बोले तो आप देखिए हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला? जीएनआरएच। तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, जीएनआरएच प्यूबर्टी के पहले निकलेगा कि प्यूबर्टी के बाद? बिफोर प्यूबर्टी कि आफ्टर प्यूबर्टी? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। सब लोग कह रहे हैं आफ्टर, भैया सब लोग कह रहे हैं आफ्टर। चलो, सबके आंसर गलत हैं। छोटा लड़का होता है ना 6 महीने का, उसमें भी जीएनआरएच निकलता है, उसकी भी पेनिस इरेक्ट होती है, जब भी सुसु लगता है इरेक्ट होता है। रात में जब सोते होंगे, सो के उठेंगे, जब नींद खुलती है तो पेनिस एकदम इरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी रात होता है, नाइट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। क्यों? जीएनआरएच ज्यादा निकलता है,
समझो, GnRH प्यूबर्टी के पहले भी निकलता है और प्यूबर्टी के बाद निकलता है, दोनों निकलता है। बट प्यूबर्टी के बाद, व्हाट इज प्यूबर्टी? एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ज्यादा निकलने लगता है। GnRH पहले भी निकलता है और GnRH बाद में भी निकलता है। समझो, कहीं ना कहीं जो देखो छोटे बच्चे होते हैं तो लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, पर थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप थोड़ी सी सिंसियरिटी आ जाती है, एक तहजीब डेवलप होने लगता है। क्यों? कि अरे वो लड़की है, लाइक दिस। ये तो फीलिंग्स का है, कहीं ना कहीं हार्मोनल है। तो भाई साहब, GnRH बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी दोनों निकलता है, बट प्यूबर्टी के बाद GnRH का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद बात करें, नॉर्मल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, जिसमें आप देखोगे 60% जो होते हैं नॉर्मल होते हैं और उस 60% में 40% में वाइगरस मोटिलिटी होता है। आप देखेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को, आप देखेंगे तो आप देखेंगे हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। हेड में के ऊपर जो कैप है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम। उसके बाद आप देख रहे हो नेक है, उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। जो मिडिल पीस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और डिस्टल सेंट्रियोल होता है। समझो बात को। तो एक्रोसोम इज गोइंग टू बी फिल्ड विद एक्रोसिन एंड हाइलोरोडिनेज एंजाइम दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ व्हाट? ओवम। समझो, तो दिस इज द कहानी ऑफ मेल पार्ट। अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर देखो oogonia, जैसे प्राइमोडियल जर्म सेल थे, ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या है? oogenesis कराते हैं। oogenesis कैसे होता है ओवरी के अंदर? देखिए लंबा प्रोसेस है, पढ़ाने को उतर जाए एक लेक्चर हम oogenesis पढ़ाते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, आपको तेजी से खींच दें कि आप देखेंगे ये है ओवरी। ओवरी के अंदर आप देखोगे क्या है कि ऐसे ही प्राइमोडियल जर्म सेल, फिर एग नेस्ट बनता है, एग ट्यूब बनता है, आप देखेंगे oogoनियम। oogoनियम के चारों ओर आ गई ग्रेन्युलोसा सेल। समझो, ये आप देखोगे oogoनियम, 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 oogoनियम के चारों ओर आ गई ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल। ये ग्रेन्युलोसा सेल और oogoनियम समझ में आ रहा है? oogoनियम मतलब इमैच्योर मेल जर्म सेल। तो इसमें से जो मैच्योर हो जाएगी oogoनियम, उसके चारों ओर आएगी ग्रेन्युलोसा सेल, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। उसको हम बोलेंगे क्या? प्राइमरी oocyte। यानी मैच्योर oogoनियम में से सम सेल ऑफ द oogoनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्लस ग्रेन्युलोसा सेल, इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में आप देखोगे ग्रेन्युलोसा की जो सेल है, ये आप ये देख रहे हो एक लेयर है, और लेयर्स आ जाएंगे तो हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। आप देखोगे जब ग्रेन्युलोसा के लेयर बढ़ेंगे तो थीका आ जाएगा। समझो, फिर क्या होगा? थीका डिफरेंशिएट हो गया, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और थीका के एक्सटर्ना इंटरना डिफरेंशिएशन से फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई। जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई तो टर्सरी फॉलिकल बोल देते हैं। तो चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, चाहे सेकेंडरी फॉलिकल हो, टर्सरी फॉलिकल, सब में प्राइमरी oocyte होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्राइमरी टर्सरी फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte आ जाता है। समझो, तो सेकेंडरी oocyte जब आ गया तो उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। तो कभी भी टर्सरी फॉलिकल ले तो टर्सरी फॉलिकल में देखो दो तरह का है, एक मैच्योरिंग टर्सरी फॉलिकल और एक मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। तो जो मैच्योरिंग टर्सरी फॉलिकल है उसमें प्राइमरी oocyte है, और जो मैच्योर टर्सरी फॉलिकल है उसमें जो है सेकेंडरी oocyte है। सेकंड मेयोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होता है जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है। सेकंड मेयोटिक डिवीजन ध्यान रखना हमेशा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। सेकंड मेयोटिक डिवीजन किसमें होता है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है। और सेकंड मेयोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। सेकंड मेयोटिक डिवीजन तब कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। और देखो ध्यान देने वाली बात कि नो मोर oogonia आर फाउंड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। No more oogonia are found and added after birth। जन्म के समय 6 से 7 मिलियन होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक ओवरी में 60,000 से 80,000 होते हैं। बाकी जो मर गए किस प्रोसेस से मरे? फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस 11 साल में स्टार्ट होता है, ताउम्र चलता है, बट फीमेल में पहली एमसी 11 साल के बाद आती है, उसको बोलते हैं मीनार्च। स्टॉप ऑफ एमसी मीनोपॉज 50 ईयर, यानी रिप्रोडक्टिव पीरियड फीमेल का लगभग 39 to 40 ईयर होता है, बट मेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड फिक्स नहीं होता है, वो ताउम्र चलता है। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर आप ध्यान से देंगे।
ऊजेनेसिस को हमने उड़ा दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए क्योंकि 1 घंटे में सब खत्म नहीं करना है, समझो। तो ये पढ़ा थोड़ी ना रहे, रिवाइज करा रहे हैं। तो आपसे जरा कमेंट सेक्शन में देखो, कमेंट सेक्शन में क्या सीधे आप आ जाइए पॉइंट पे कि अगर एंटर में तो क्या होगा, टर्सरी फुलकिल। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है तो टर्सरी फुलकिल। अगर थीका है इंटरना एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट नहीं है, सेकेंडरी फुलकिल। इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, तीनों में प्राइमरी oocyte होता है। मैच्योरिंग टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल दोनों अलग अलग बात है। मैच्योरिंग टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है। सेकंड म्योटिक डिवीजन तब पूरा होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। सेकंड म्योटिक डिवीजन ओवरी में नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओवल्यूशन के बाद होता है। एमसी के 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से सवाल पक्का आना है, बहुत अच्छे से समझ लो, अब अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है आप देखोगे, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप है। आप देखोगे प्री ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी। पोस्ट ओव्यूलेटरी, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 स्टेप है, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार पढ़ाऊंगा। जहां जरूरत होगी स्पीड लेने की वहां स्पीड ले लूंगा, जहां नहीं जरूरत होगी नहीं लूंगा। और तुम्हारे अकॉर्डिंग काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो 2 साल 4 साल से, और जितनी तुम्हारी उम्र है लगभग उतने साल से पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है वो मैं करूंगा। अब तुम ये नहीं कि उड़ा दिए खत्म कर दिया, नहीं भाई, जो जितना जरूरी है उतना करेंगे, समझो। मैं रोक रहा हूं, समझो। हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 स्टेप है, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो तुम कहोगे अरे गुरुजी इसका मतलब ओव्यूलेटरी मेन होता है। हां, इसीलिए ओव्यूलेटरी के पहले वाला प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी के बाद वाला पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो जो प्री ओव्यूलेटरी है आप देखोगे, प्री ओव्यूलेटरी इसमें आप देखोगे पहला जो आता है मेंसेस, जब ब्लीडिंग होता है। उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर। क्यों बोलते हैं फॉलिकुलर, क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव? क्योंकि यूट्रस जो टूटा था ना, मेंसेस में क्या है, एंडोमेट्रियम टूटा है। वो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, यूट्रस का, प्रोलिफरेट करेगा। ओवरी के अंदर क्या डेवलप करेगी, फॉलिकल, तो उसको बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। जो भी एमसी का ड्यूरेशन है हेल्दी वो 28 डेज है, 28 to 29 डेज, समझो। तो इसमें से शुरुआती 1 to 3 डेज, शुरुआती 3 दिन ब्लीडिंग होता है, मेंसेस, इसको बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस। वीपिंग ऑफ यूट्रस, क्यों बोलते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस? जैसे मान लो तुम एक चाटा मार दे खींच के तो तुरंत रो गया, रोने लगोगे, फिर चुप हो जाओगे। ऐसे ही जो ब्लीडिंग होती है, जब एमसी स्टार्ट हुई तो ब्लीडिंग बिल्कुल वैसे ही निकलती है जैसे आंखों से आंसू निकलता है। जैसे जैसे समय बीतता रहेगा ब्लीडिंग कम होती जाएगी। यानी पहले दिन आप देखोगे ज्यादा ब्लीडिंग होगी, दूसरे दिन ठीक ठाक होगी, तीसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, चौथे दिन एकदम कम, पांचवें दिन ना के बराबर। समझो बात को। तो मेंसेस को हम वीपिंग ऑफ यूट्रस करते हैं, 1 to 3 डेज होता है। किसी का पैर दर्द करता है, किसी का पीठ दर्द करता है, किसी की बॉडी दर्द करती है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इससे कुछ फीमेल असिम्प्टोमेटिक होते, जिनको पता ही नहीं, बाद में पता चलता है ये दिक्कत हो गई। समझो बात को। तो प्रोलिफरेटिव फेज मेंसेस के बाद आता है, ये 6 से 13वें दिन तक होता है, 6 to 13 day menstrual cycle. Why this is known as proliferative? Because जो भी एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हुआ है वो प्रोलिफरेट कर रहा है, और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है वो डेवलप हो रही है, उसीलिए उसको प्रोलिफरेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। लेकिन अगर हम बात करें ओव्यूलेटरी फेज, ये 14th डे होता है, एलएच सर्च के कारण होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा। जबकि आप देखोगे पोस्ट ओव्यूलेटरी, इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं होता, केवल प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई जो भी इसका कलर है, येलो से इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 भागों में बांट दिया, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी और पोस्ट ओव्यूलेटरी। सबसे जरूरी जो होता है ओव्यूलेटरी होता है। प्री ओव्यूलेटरी में जो है मेंसेस है और प्रोलिफरेटिव फेज है, फॉलिकुलर फेज है, और पोस्ट ओव्यूलेटरी में सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज है। समझो बात को। चलो 1 to 3 डेज क्या है, मेंसेस। मेंसेस का दूसरा नाम क्या है, वीपिंग ऑफ यूट्रस। उसके बाद प्री ओव्यूलेटरी में दूसरा क्या है, प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव का दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर। कब से कब तक, 6 से 13। ओव्यूलेटरी कौवें दिन है, 14वें दिन। पोस्ट ओव्यूलेटरी क्या है, 15 से लेकर 28 दिन, यानी 15 से लेकर 28 दिन क्या है, सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज है। एंड ऑफ 1 MC मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अदर MC, पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, समझो में प्रेगनेंसी,
इट इज इंडिकेटिव ऑफ स्टॉप ऑफ एमसी। अगर किसी की एमसी रुक गई, इसका मतलब है तो स्ट्रेस में है, या पुअर हेल्थ है, या प्रेगनेंसी है। अगर फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है तो समझो। अब हम ना इसको अच्छे से एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लें, फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लें, डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। देखो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कृपया ध्यान दीजिएगा, जल्दी समझ में नहीं आता है लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक एक दिन का हिसाब किताब करूंगा। हमने कहा 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 पल पल की रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग देखिए एकदम, एक एक दिन कौन सा हार्मोन क्या होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज देखिए। तो हमने कहा एक चीज गड़बड़ कर दी है भाई, इधर जगह छोड़ देते। हमने कहा 0 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28। बहुत तेजी से रफ स्केच करेंगे। चलो देखो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखोगे यहां पे जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये पूरा यूट्राइन इवेंट है। यहां पे हमने लिख दिया यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट, इवेंट में मतलब घटना, यूट्रस में जो घटना घटेगा पहले से 28वें दिन तक मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि इसमें आप इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि हम सीधे पहुंच गए हैं पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 पे। हम ये वाला पार्ट पढ़ डायग्राम पढ़ा रहे हैं, फिगर 3.9 जो एमसी का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा केवल बचा है एक पन्ना, डेढ़ 2 पन्ना बचा हुआ है, ठीक है। परचुएशन पढ़ाना है बस, ठीक है, और अंडे का स्ट्रक्चर बनाना है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बताना है। तो अब देखिए यहां पे मैं जो बताऊंगा वो यूट्राइन इवेंट, ठीक। तो अब यहां पे जो मैं बताऊंगा यहां पे वो ओवेरियन इवेंट। तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट यानी पूरे एमसी में 2 इवेंट चलता है, यूट्राइन इवेंट और ओवेरियन इवेंट। अब पूरे एमसी को जो रेगुलेट करती है, आप देखेंगे ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट है, यूट्राइन इवेंट और ओवेरियन इवेंट। समझो यूट्राइन इवेंट और ओवेरियन इवेंट 2 इवेंट है। 2 हार्मोन पूरे मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये पूरा टॉपिक हम एक लेक्चर में पढ़ाते हैं, हम 5 मिनट में कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से समझो। हमने कहा कि ये देखोगे ये यूट्राइन इवेंट, आप देखो ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, ये टूटेगा 5वें दिन तक। देखो यानी 1 to 3 डेज, नॉट 5, चलो 5 तक हल्का फुल्का ब्लीडिंग होता है, 5 तक ब्लीडिंग एकदम खत्म, यानी लगभग 5वें दिन तक 3 to 5 डेज, 1 to 3 डेज या 3 to 5 डेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड फास्ट रूल नहीं है कोई। लगभग 3 से 5 दिन, किसी में 2 दिन में खत्म हो जाता है ब्लीडिंग, किसी में 3 दिन, 2 में तो नहीं, 3 में या 4 में 5 में खत्म होता है। तो लगभग शुरुआती 5वें दिन तक एमसी का आप देखोगे यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है ये टूटेगा, टूट के ऐसे नीचे आएगा, ये देखो 5वें दिन तक। तो इसके टूटने के लिए जो ओवेरियन हार्मोन है, आप देखो ये आपका एस्ट्रोजन है और ये आपका प्रोजेस्टेरोन है। समझो हम ये कह रहे हैं, अगर इस डायग्राम को देखें किताब में तो एक लाल कलर का बना है और एक नीले कलर का। लाल वाला बहुत जरूरी होता है, ये कलर ऐसा नहीं है पेंटिंग की गई है, ये लॉजिक है उसका। समझो जो मेन है वो प्रोजेस्टेरोन है, यहां पे प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बिल्कुल लो लेवल चाहिए। शुरुआती 5 दिनों तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कांस्टेंट हो और बिल्कुल लो लेवल पे हो 5वें तक। ये देखो कोई भी इसमें इंक्रीज ना हो। अगर कोई भी फीमेल गर्भ निरोधक गोली खा ले तो एमसी उसकी डिले हो जाती है। क्यों डिले हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर हाई हो गया तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा, और एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी और एमसी डिले हो जाएगी।
यानी जो भी आप देख रहे हो मेंसेस, जिसको वीपिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी का फेज है, शुरुआती 3 से 5 दिन होता है। उसे यूट्राइन इवेंट क्या होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियम में निचले स्तर पे आ चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल कांस्टेंट है, मिनिमम लेवल पे है, प्रोजेस्टेरोन भी कांस्टेंट है, और दोनों की तुलना में प्रोजेस्टेरोन बहुत ही, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है समझो, प्रोजेस्टेरोन अगर हाई हो गया समझो तो कॉन्ट्रैक्शन रोक देगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, क्यों, ताकि एंडोमेट्रियम टूटे, और एंडोमेट्रियम के टूटने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल मिनिमम चाहिए, एस्ट्रोजन का भी लेवल मिनिमम चाहिए, प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल मिनिमम चाहिए, दोनों कांस्टेंट हो। ठीक इसी समय आप देखेंगे जो पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन में जो इधर इस समय ये तो टूट रहा है, ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन इवेंट में कुछ नहीं होगा, जो भी ओवेरियन फॉलिकल थी ये शुरुआती 5 दिन तक ऐसे ही रहेगी। तो क्यों, क्योंकि ओवेरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल है, जो 60,000 से 80,000 एक ओवरी में थे, वो डेवलप नहीं होते हैं। क्यों नहीं डेवलप होते हैं, क्योंकि उस समय जो एफएसएच होता है वो नीचे जा रहा होता है, जो एफएसएच है वो नीचे जा रहा होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वह हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसका लेवल नीचे है, घट रहा है, अगर बढ़ता तो स्टिमुलेट होने लगता। समझो बात को, तो पिट्यूटरी हार्मोन में एफएसएच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, और ठीक उसी समय जब एफएसएच घट रहा होगा, जो एलएच है, एलएच ये देखो, एलएच धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी आंखों के सामने पिक्चर क्लियर है। प्री ओवुलेटरी के मेंसेस में आप देख रहे हैं पल पल की रिपोर्टिंग। प्री ओवुलेटरी के मेंसेस जहां ब्लीडिंग होता है, वीपिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं, शुरुआती 3 से 5 दिन चलता है, एंडोमेट्रियम में टूट चुका है, पूरे निचले स्तर पे आ चुका है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों कांस्टेंट है और दोनों मिनिमम लेवल पे है, और आप देख रहे हैं एफएसएच बिल्कुल घटता हुआ। और ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस दौरान जो पिट्यूटरी हार्मोन है एलएच, वो शार्पली इंक्रीज कर रहा है, साइलेंटली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एलएच कभी घट ही नहीं सकता है। प्री ओवुलेटरी और ओवुलेटरी में एलएच बढ़ता ही रहेगा, प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा। एलएच का लेवल नीचे, बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एलएच का लेवल नीचे जाना कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, दिमाग में भर लो। एलएच के लेवल का नीचे जाना कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी आप देखोगे कि शुरुआती 3 से 5 दिन एलएच बढ़ रहा है, एफएसएच घट रहा है, ये मेंसेस है। अब हम बात करेंगे, ये जो मेंसेस है, मेंसेस अब हम 6वें से लेके ये 13वें तक, 6वें तक इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम टूटा है वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, धीरे धीरे। इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर। फॉलिकुलर फॉलिकुलर इसको क्यों बोलेंगे फॉलिकुलर, क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल है, ये ओवेरियन फॉलिकल ये धीरे धीरे डेवलप, ये यहां तक तो छोटी रहेगी, यहां से डेवलप होने लगेगी ओवेरियन फॉलिकल। क्यों डेवलप होने लगेगी, कि वह फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो पहले क्या था, घट रहा था, वो एफएसएच धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये धीरे धीरे 13वें दिन तक बढ़ेगा। समझो बात को, ये धीरे धीरे ये 13वें, ये देखो लगभग ये 13 ये है, ये आई मीन 14 ये कर दे हमने, ये देखो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज करता जाएगा, ओवेरियन इवेंट में अगर देखें तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये बड़ी होने लगेगी, ये बड़ी होने लगेगी। समझो ठीक उसी समय जब ये ओवेरियन फॉलिकल बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ओवेरियन फॉलिकल, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है। ये कौन सा है, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच बढ़ेगा तो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ेगी। देखो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, डिजनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ट्रेस में एस्ट्रोजन नहीं निकालती है बट ज्यादा प्रोजेस्टेरोन निकालती है। तो जब ओवेरियन फॉलिकल डेवलप करेगी तो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट क्या है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल जो मिनिमम लेवल पे था और खामोश था, वो 6वें से लेकर 13वें दिन तक वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा। 14वें दिन एस्ट्रोजन टॉप पे, एफएसएच टॉप पे, और एलएच को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये देखो, ये देखो, ये एलएच ऊपर बढ़ता हुआ, ये आसमान को बुलंदियों को चूमता हुआ। ये 14वां दिन भाई साहब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वां दिन अब बिल्कुल मेन दिन है, इसी के लिए तैयारियां हो रही थी।
और आज बिल्कुल आप समझो बारात एकदम दरवाजे पे आ चुकी है। 14वां दिन अंडा फैरने वाला है, अंडा निकलने वाला है। एफएसएच पीक पे, एलएच पीक पे, एस्ट्रोजन तो पीक पे। भैया अभी भी प्रोजेस्टेरॉन अपने मिनिमम लेवल पे है और बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट है। 6वें से लेकर 13वें तक, 14 के पहले तक प्रोलिफरेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है, एंडोमेट्रियम ये प्रोलिफरेट कर रहा है। इसको क्यों बोलते हैं फॉलिकुलर? क्योंकि फॉलिकल डेवलप कर रही है। देखो बहुत ज्यादा ये जो प्रोलिफरेशन हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट हुआ है। क्योंकि प्रोलिफरेशन और अच्छे से तब होगा जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल होने से जो हलचल है वो कम होगी। प्रोजेस्टेरॉन स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तो प्रॉपर आप देखेंगे डेवलपमेंट होगा एंडोमेट्रियम का, और आप देखेंगे 15वें से एंडोमेट्रियम एकदम भयंकर बनता हुआ। अब 14वें दिन क्या होगा? ये एलएच पीक पे, एफएसएच पीक पे, एस्ट्रोजन पीक पे। इस घटना को बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज देखो क्यों बोलते हैं एलएच सर्ज? एफएसएच भी सर्ज है, एलएच भी सर्ज है, एस्ट्रोजन भी सर्ज है, लेकिन फिर भी एलएच सर्ज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलएच वो हार्मोन है जो पहले दिन से लेकर अभी तक बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन भी कांस्टेंट था, प्रोजेस्टेरॉन भी कांस्टेंट था, एफएसएच तो घट के तब बढ़ा है, ये कांस्टेंट हो गए तब बढ़े हैं। बट एलएच ऐसा है जो प्री ओवुलेटरी और ओवुलेटरी दोनों में बढ़ रहा है। दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। समझो बात को, इसको क्यों एलएच सर्ज बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है और एलएच सर्ज के कारण ये रप्चर करेगा। आप देखेंगे डिजनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कार्पस ल्यूटियम। ये सेकेंडरी साइड ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बाहर है जोना पेलुसिडा। समझो ओवल्यूशन हो गया 14वें दिन। ये कार्पस ल्यूटियम ये क्या निकालेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो वह प्रोजेस्टेरॉन जो बिल्कुल क्या था, कांस्टेंट था, बड़ी तेजी से इंक्रीज करेगा लगभग 23वें 24वें दिन तक। जब फॉलिकल डेवलप कर रही थी, एस्ट्रोजन निकाल रही थी, ये टूट गई। समझो तो कुछ ग्रैन्युलोसा सेल अभी भी है जो एस्ट्रोजन निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगी? जिस रेट से निकल रहा था एस्ट्रोजन उस रेट से नहीं निकलेगा, वो नीचे आ जाएगा। इस कार्पस ल्यूटियम को माय डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए जो एलएच बढ़ा हुआ है उस एलएच को नीचे जाना पड़ेगा। और जो एफएसएच देखो, एफएसएच भी नीचे जाएगा लेकिन इसकी तुलना में ये ऊपर रहेगा। कौन? एफएसएच। समझो तो आप देख रहे हो कि एलएच का घटना रिग्रेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, इन कार्पस ल्यूटियम के रिग्रेशन पुनर्निर्माण के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है एलएच के नीचे जाना। और आप देखोगे जैसे ही आप देखोगे 23वें के बाद आप देखोगे धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट होने लगेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा। समझो और जो एस्ट्रोजन है वो धीरे धीरे अपने लेवल पे आने लगे, ग्रैन्युलोसा सेल निकालती रहेंगी। तो ये बिल्कुल सेम सिचुएशन, ये सिचुएशन आ जाएगी और यहां में जो सिचुएशन आएगी वो ये सिचुएशन आ जाएगी। एंड ऑफ वन एमसी मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अदर एमसी। तो आप देख रहे हो ओवेरियन इवेंट्स के अलावा जो यूटेराइन इवेंट है उसमें क्या गजब के रोल प्ले करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। वो पिट्यूटरी है, देखो हार्मोन मत रखना, देखो क्या पूछा है, पिट्यूटरी हार्मोन पूछा है कि ओवेरियन हार्मोन पूछा है। और कभी चूज करना हो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन चुनना, एक चुनना एफएसएच एलएच में, तो आप क्या चुनोगी? एफएसएच। दिस इज द कहानी ऑफ व्हाट, क्या? दिस इज द कहानी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहां पे क्वेश्चन है, डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, डिजनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन हो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों, तो आप बोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिजनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल जो है आप देखेंगे जो कार्पस ल्यूटियम बनाएगा उसमें कुछ ग्रैन्युलोसा सेल भी चिपकी होंगी और ये ग्रैन्युलोसा सेल क्या निकालती हैं? समझो एस्ट्रोजन। तो इसीलिए डिजनरेटेड ओवेरियन फॉलिकल आल्सो सीक्रेट व्हाट? estrogen and trace hormone, mainly that is going to secrete progesterone and that is known as corpus luteum। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। एक क्वेश्चन आया है कि किसी औरत की 3 महीने के प्रेगनेंसी के बाद उसको अगर ओवरी में कैंसर हो गया तो क्या हो गया? सर्जिकल रिमूवल के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी क्योंकि जो भी फंक्शन है टेकन ओवर बाय प्लेसेंटा, टेकन ओवर बाय प्लेसेंटा।
ये डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 51 पे 5.3.10। इसमें आप देखिए कोरोना रेडिएटा बाहर है, जोना पेलुसिडा अंदर है। गेट इट? जो जोना पेलुसिडा है penetration के बाद that is going to stiffen and hard and lead to the formation of fertilization membrane। और आप देखेंगे जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट पे होता है, फ्यूजन। देखो क्या बोले थे, सेकंड म्योटिक डिवीजन अंडे में कब कंप्लीट होगा? यहाँ पे जो हुआ है ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी इस स्टेज पे ओवल्यूशन हुआ है। ये जाएगा फैलोपियन ट्यूब में ऑस्टिया के थ्रू। कहाँ? एम्प्यूला में। एम्प्यूला वो जगह है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, पोस्ट्यूलर डेवलपमेंट और अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनता है। इम्प्लांटेशन हो गया कहाँ? यूट्रस में। तो आप यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि जो भी मोरुला होता है उसमें 8 to 16 सेल होते हैं, वो ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो आप देखोगे जायगोट जाके यूट्रस में इंसिस्ट होगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है? कोरियोनिक विलाई। इंटरडिजिटेट विद यूटेराइन टिश्यू क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। आप देखोगे जो भी ब्लास्टोसिस्ट होता है बाहर क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट। अंदर क्या होता है? स्टेम सेल। इनर सेल मास जिसके अंदर क्या होता है? स्टेम सेल। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट विद यूटेराइन टिश्यू। एक बार फिर सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला आपसे कि जब भी जायगोट बना तो उसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज जस्ट लाइक माइटोसिस बट इंटरफेज नहीं होता। समझो बात को, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट में बाहर क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट। अंदर क्या होता है? इनर सेल मास। इनर सेल मास में क्या होता है? स्टेम सेल, जो कि क्या बनाती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जिससे ऑर्गन डिफरेंशिएट होते हैं। 1 day 2 सेल 3 days मोरुला 7 days इम्प्लांटेशन, पूरी लिस्ट होती है। समझो बात को। तो आप देखेंगे क्या कि जो भी बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिटेट विद यूटेराइन टिश्यू form the structural and functional unit between maternal body and fetus known as placenta. Fetus is connected to placenta through umbilical cord. Umbilical cord is going to have 100% fetal blood. umbilical cord में metal blood की fetal blood 100% fetal blood. Let us remember, आप चलो याद करें, HCG, HPL, relaxin produce only during pregnancy. HCG, HPL और relaxin produce only during pregnancy. और during pregnancy जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सेवरल फोल्ड बढ़ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 54 लास्ट आगे रिप्रोडक्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ आप देखेंगे फीटस लिम्ब एंड डिजिट डेवलप। 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन डेवलप। फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ। By the end of 24 week second trimester body hair eyelid separate, eyelashes are formed. A pregnancy 9 महीने 7 दिन। और अल्टीमेटली आप देखेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। 9 महीने के 7 दिन के बाद एक वक्त आता है डिलीवरी के लिए। बेटा यहाँ का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एमसी आराम से पढ़ाया, ये लास्ट पार्ट आप देख लीजिए। पार्चुरेशन जरा समझ लीजिए बोर्ड वाला क्या करे। हमने कहा जो भी पार्चुरेशन है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी न्यूरल भी है और एंडोक्राइन भी। जो न्यूरल होता है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो कि आता है फुली डेवलप्ड फीटस से, समझो। उसके बाद माइल्डर कॉन्ट्रैक्शन काज करता है ये, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन किससे होता है? ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन कहां बनता है? हाइपोथैलेमस में। कहां स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, समझो। तो पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पहले न्यूरो है फिर एंडोक्राइन है। न्यूरो किसे है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कौन इसको इंड्यूस करता है? फुली डेवलप्ड फीटस या प्लेसेंटा। एक लगाना हो तो फुली डेवलप्ड फीटस। ये क्या काज करता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, माइल्डर कॉन्ट्रैक्शन। बच्चा किसमें आया? सर्विक्स में। आप कॉलेज में जाओगे देखोगे कई तरह की डिलीवरी होती है, ब्रिज डिलीवरी, ये डिलीवरी, वो डिलीवरी, डिफरेंट थियरीज है, तुमको नहीं जानना। क्या जानना है तुमको? पार्चुरेशन किससे होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। पहले क्या है? न्यूरो, फिर क्या है? एंडोक्राइन। न्यूरो किसके कारण है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या काम है इसका? माइल्डर कॉन्ट्रैक्शन। फिर एंडोक्राइन क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। अभी डिले होने लगी डिलीवरी में, डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है। सकलिंग ऑफ मिल्क देख रहे हो, लैक्टेशन है। पहला मां का पहला गाढ़ा पीला दूध क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, जिसमें क्या होता है? आईजीए। बेटा एक लेक्चर में हमने बहुत एफर्ट किया कि आपको कुछ सिखा सकूं, अगर ना सिखा पाए आई एम सो सॉरी, बट मैंने पूरा एफर्ट किया आपको समझाने की। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।